हाँ जी बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये जो क्वेश्चन बनाया है मैंने आप लोगों के सामने, ये आपका एक टेस्ट है जो आपने पिछली क्लास में मुझसे पढ़ा था। पेंशन पढ़ा था ना आपने, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को जल्दी से, ताकि मुझे पता लगे तुम कितने पढ़े हो, कहाँ तक पढ़े हो। पेंशन अनकम्यूटेड, रुक जाऊं तुम्हें टाइम दो, चलो ठीक है चलो, चीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये आंसर चेक करना अपना। पेंशन उसने 40% कम्यूट करा ली थी, तो 60% अनकम्यूटेड रह गई, तो 7000 का 60% कितना हुआ, 4200। इसको हर महीने मिला 25,200। और पेंशन क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। ओके चलें आगे। अब चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40% से ज्यादा कम्यूट कर सकता है। 40% से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कम्यूट नहीं कर सकता। सर ये क्वेश्चन है 60% कर रखा, वो मेरा क्वेश्चन था। हाँ वो गलत है, जिसमें 60% कम्यूट कर रखा था, तो मतलब नहीं कर सकता। क्योंकि हाँ वो मेरा टाइपिस्ट भावुक हो गया था बेचारा, कहता कि मैं इसकी फिगर चेंज कर देता हूँ। तो सर उसको गवर्नमेंट अपना माने मत, उसको ना नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं माने, हमने गवर्नमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो मैंने बच्चों को क्लास में ठीक करवा दिया था, ठीक है। तो अपने पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कांट कम्यूट मोर देन 40% ऑफ हिज पेंशन फंड, एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज टोटली एग्जाम्प्ट, कम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, एंड व्हाट अबाउट uncommuted, it is totally taxable whether he is government employee or non government employee। हम पूछेंगे ही नहीं उससे, ठीक है। प्रोविजन याद है? अच्छा चलो अभी थोड़ी देर में ना, अभी तुम्हारे को भूलने का मौका देता हूँ, और उसके बाद में फिर जब अगला टॉपिक कराऊंगा उसके अंदर फिर पेंशन करा दूँ, ठीक है। आ जाओ जी, करते हैं अपने पास में। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में अलाउंसेस। कृपया ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलाउंसेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस। पहले तो अलाउंसेस का मतलब क्या है जी, देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को। ऐसा था कि अपना जो कृष्ण है ना, ये एम्प्लॉई है मेरा, और एम्प्लॉय था, तो मैंने ना क्या कहा इसको, मैंने कहा जी आपको मैं ना बेसिक सैलरी दिया करूंगा 20,000 पर मंथ, ठीक है सर। फिर ना थोड़े दिनों में नौटंकी करने लग गया, पता है क्या कहता कि ना मेरे को है ना खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है सर, सिंगल हूं मैं। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं समझ गया ड्रामे कर रहा है। तो मैंने इसको क्या कहला, मैंने कहा कि ना आप ना लेट मत आया करो, मेरे से लंच अलाउंस ले लो। कहता लंच अलाउंस क्या होता है? मैंने कहा आप ना यहाँ पे आ जाया करो बस वेल ऑन टाइम, मैं आपको 5,000 पर मंथ दिया करूंगा, और खाना आप यहीं से खा लिया करो, लंच यहीं ले लिया करो। कह रहे ठीक है सर, मतलब मैंने इनको पैसे दे दिए, पैसे, खाना नहीं दिया, पैसे दिए। अच्छा, क्योंकि अगर खाना दे दूंगा ना, सागर रत्ना का मील वाउचर दे दूंगा, तो दैट इज नोन एज परक्यूजिट, बेनिफिट इन काइंड। अगर मैं दे दूं फूड फैसिलिटी, मैं इसको कैश दे रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद फिर ड्रामे करने लग गया, कहता कि ना सर मेट्रो में ना भीड़ बड़ी होती है। मैंने कहा अच्छा बाइक है तेरे पास? कहता हाँ हाँ बाइक है मेरे पास। मैंने कहा ये ले पेट्रोल अलाउंस ले ले, पेट्रोल डलवा लियो, ठीक है जी। फिर थोड़े दिन बाद इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कहता है कि ना सर मैं अपने बच्चों को पढ़ा करके क्या करूंगा, पढ़ लिख करके कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा तू पढ़ा इनको, ये ले एक काम कर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मुझसे ले लिया कर। फिर कहता उनको हॉस्टल में रखना है, तो मैंने कहा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी रख लिया कर। तो बच्चों के दिमाग में चलने लग गया सर इतने इसको नखरे सह क्यों रहे हो, इसको उठा करके बाहर क्यों नहीं फेंक देते, इतने नखरे सह क्यों रहे हो। अच्छा एम्प्लॉई है वो तो ठीक है, अच्छा एम्प्लॉई है वो तो ठीक है, लेकिन ना जिस पोस्ट पे ये जितने सालों में पहुंच गया है ना, उस पोस्ट तक पहुंचाने के लिए ना हर साल मुझे पता नहीं कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब ऐसा नायाब नगीना मुझे मिलेगा। तो पोस्ट के हिसाब से हमारे अलाउंसेस होते हैं।
बात समझ में आई? तो हम कहते हैं कि सर इसको निकालने से बढ़िया इसकी डिमांड्स पूरी करते रहो, क्योंकि मैं पूरी नहीं करूंगा कोई और करेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो किसी एक सोर्स पे नहीं दूसरे सोर्स पे तो आपको अचीवमेंट मिल ही जाएगी। तो अगर मैं इसकी वो पूरी नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा डिजायर्स, तो ये किसी और कंपनी में चला जाएगा, फिर मेरी ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी जितना मैंने इसको काम सिखाया 10 सालों में। तो इसलिए मैं इसको अलाउंसेस देते जाता हूं। अब ये अलाउंसेस है ना कई तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। ये अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, ये अलाउंसेस पर्सनल पर्पस के लिए भी होते हैं। यानी कि जनरली ऑफिशियल पर्पस वाले दिए जाते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी पर्सनल पर्पस के भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। ट्रिप कर देती है, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हमारे पास ना अलाउंसेस है काफी सारे। अलाउंसेस का मतलब क्या है जी? बेनिफिट इन कैश। क्या लिखोगे? लिखो, वहां पे लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। बेनिफिट इन कैश। अलाउंसेस इज फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट। अलाउंसेस, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, आप लिखोगे, ऊपर मत देखो, प्रोजेक्टर पे मत देखो, मेरी सुनो केवल। अलाउंसेस इज फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अमाउंट इज फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर मीटिंग some particular expenses. Employer to employee for meeting some particular expenses, whether personal or for official purpose. Whether personal or for official purpose. ठीक है जी, समझ में आ गया कि क्या है हमारा अलाउंस का मतलब। अब सुनो ध्यान से, ऊपर देखो। अब ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना हमारे को, मतलब हमें, मैंने कल की क्लास में भी एक बात बोली थी कि हमें इस चीज से थोड़ी ना लेना है कि हमें एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है। हम तो टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं, हम कोई सैलरी स्लिप थोड़ी ना बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना टैक्सेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। देखो लिखा क्या है, टैक्सेबिलिटी। और क्या लिखा है? टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस। यानी कि देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, एम्प्लॉयर ने दिया, एम्प्लॉई ने लिया। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर टैक्स छोड़ूंगी। तो वो हमें पढ़ना है कि अलग अलग अलाउंसेस पे क्या सीन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं पहले। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या, हाउस रेंट अलाउंस। सिखाऊंगा मैं हालांकि इसको बाद में, लेकिन आप लिख लो हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है जी। ठीक, बी है हमारे पास में रूल 2A भी लिख लो, एंड रूल 2A। दूसरा है हमारे पास में स्पेशल अलाउंसेस। और ये स्पेशल अलाउंसेस के भी है ना दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक तो होता है हमारे पास में, अब ये छोटा ए और छोटा बी बना दिया मैंने, स्मॉल ए और स्मॉल बी, पर्सनल अलाउंसेस। और दूसरा ऑफिशियल अलाउंसेस, है ना। ठीक है जी, ओके। अगला है हमारे पास में फॉरेन अलाउंसेस। हाँ, हाउस रेंट पर्सनल हुआ या ऑफिशियल हुआ, ये हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लिख करके रख लो। पहले तो मैं ये दोनों कैटेगरी बताऊंगा, स्पेशल अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंस का नंबर तो बाद में आएगा। फॉरेन अलाउंसेस, ठीक है जी। ये आता है अपने पास में सेक्शन, अच्छा ऊपर वाले का नहीं लिखा, 10 सब सेक्शन
14 एंड रूल 2BB। ठीक है जी। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब अभी जिस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करवा रहा हूं ना, उन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करो। हम एक दिन है ना आराम से एक क्या नाम है वो रखेंगे मीटिंग, जिसके अंदर कि हम डिस्कस करेंगे सेक्शन के साथ में क्या करना चाहिए। ठीक है, और सर्वसम्मति से जो भी पारित होगा वो प्रस्ताव मान लिया जाए। ठीक है ना, समझते हो? सर्वसम्मति, मेजोरिटी। नालायको, हिंदी नहीं आती तुम लोगों को। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर्वसम्मति का मतलब होता है सबकी सलाह, सम्मति का मतलब होता है सलाह। ठीक है जी, अच्छा जी। सम्मति का मतलब सलाह नहीं होता है यार, सहमति होता है, सहमति। ओए चुप कर जाओ, मैं यहाँ पे टैक्स पढ़ाने आया था। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है जी। $16,000, ठीक है, ओके। तो लिख लिया हमने। अब सुनो, कृपया ध्यान दें। हमारे पास में जो स्पेशल अलाउंसेस है ना, इसमें मेरे पास में जो ऑफिशियल अलाउंसेस है ना, इनकी एक विशेषता है। सुन रहे हो? अभी लिखना मत प्लीज, भगवान के लिए। तुम मेरी बात सुनो केवल, और तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा। स्पेशल अलाउंसेस जो है ना मेरे पास में, इसके अंदर ऑफिशियल अलाउंसेस हैं, और ये ऑफिशियल अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी हम कैसे बोलते हैं? इट इज एग्जम्प्ट। टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एग्जम्पशन बीच में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज एग्जम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड। जितना हमने खर्चा किया। एग्जाम्पल दूं? आओ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती। एग्जाम्पल, सर अगर मान लो आपको मिला है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वर्कर्स और जो स्टाफ होते हैं वो, जैसे आप नेक्सा के शोरूम में जाते हो तो यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं सारे, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव किया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से 5,000 पर एनम, ओके, और उसने स्पेंड किया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म, ऑन मेकिंग यूनिफॉर्म वाज ₹4,000 पर एनम। सो हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल? ₹1,000 इज टैक्सेबल। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड 5,000 और एग्जम्प्ट 4,000। तो आउटर कॉलम में टैक्सेबल सैलरी का पार्ट क्या बन गया बच्चों? 1,000। बात समझ में आई? टैक्स देने से अच्छा तो सभी खर्च कर लो। हाँ, टैक्स देने से अच्छा तो सब कुछ ही खर्च कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उसको सलाह थोड़ी ना देंगे। सर मैंने ये बोला अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 4,000 का ही किया है तो हम उसको सलाह थोड़ी दे सकते हैं भाई पूरा ही खर्च कर लेता। हमें तो वहां पे ट्रीटमेंट बताना। ये ट्रीटमेंट समझ में आया सबको? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, फिर इसका नोट लिखवा दूंगा।
क्या ये पॉसिबल है? इज इट रियली पॉसिबल दैट एग्जम्पशन इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव? नो सर। इज इट रियली पॉसिबल? आप मेरे को फीस देने वाले थे 10,000 रुपए, आपने नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में पढ़ रहे हैं। रिक्शा किराया भी मुझसे मांग रहे हो, मेट्रो का किराया भी मुझसे मांग रहे हो, मैं इतना अच्छा हूं सर? हम तो आप पे पढ़ करके एहसान कर रहे हैं, आप तो हमें घर से लेकर के भी आओ, क्या फैसिलिटी भी दो, इतना अच्छा भी नहीं हो। बात समझ में आई तुम्हारे को मेरे? कि भाई जो एग्जम्पशन है ना, टैक्सेशन का एक रूल है, एग्जम्पशन कांट बी मोर देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव। जितना मिला नहीं उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? अब यहां पे तेरा ध्यान देना, अगर स्पेंड अमाउंट, इफ स्पेंड अमाउंट इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, देन एग्जम्पशन रिमेन अप टू अमाउंट रिसीव्ड। सर ये क्या भूल गए? समझो मेरी बात को। मान लो मैंने कनिष्का को यूनिफॉर्म अलाउंस दिया 5,000, अब मैडम कहती है 5,000 में मेरी यूनिफॉर्म नहीं बनती, मैं तो बढ़िया वाला कपड़ा खरीदूंगी और अच्छी वाली यूनिफॉर्म बनवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है जी, आपकी इच्छा, जो मर्जी बनवाते रहो। 5,000 रुपए दे दिए मैंने, देने थे इतनी, इन्होंने 7,000 की यूनिफॉर्म बनवाई। तो सोचने वाली बात है कि कितना एग्जम्प्ट होगा? मैक्सिमम 5,000। 2,000 कुछ भी नहीं, एक्सपेंस टैक्स थोड़ी ना देना, एक्सपेंस इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव। इनकम टैक्स देते हैं हम, तो इनकम तो कुछ हुई नहीं ना। मैंने इसको 5 दिए, इसने 7 खर्च कर दिए। लड़की है, करना तो बनता है। 2,000 हमारे खर्च हुए। अरे 2,000 हाँ आपने अपनी जेब से खर्च कर दिया, हाँ, तो उसका कोई टैक्स लगेगा? उस पर टैक्स नहीं लगेगा और उस पर एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? तो फर्स्ट पॉइंट हमारे दिमाग में क्या आ गया? If spend amount is more than actual amount received, then exemption remain up to received amount. Okay, is it clear to all of you? Next step, next एक और इसके अंदर नोट हमें लिखना होगा कि if nothing is given about the spend amount, we will assume that nothing spent and therefore full amount become taxable. मैंने इनको ये 5,000 रुपए दिए यूनिफॉर्म अलाउंस के, अब इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई कि मैडम ने, कनिष्का ने क्या किया है उस पैसे के साथ में, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं, हम मानेंगे हम इन्होंने कुछ खर्च ही नहीं किया और पूरा का पूरा अमाउंट इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा का पूरा अमाउंट इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? तो चलो इसको बनाओ फटाफट से और उसके बाद में नीचे इसके 2 पॉइंट भी लिखते हैं। अगर किसी को भी समझना है तो अभी से भी पूछना है। तो ये जो आपने बी पॉइंट में स्पेशल अलाउंस लिखा था, ये इसी का ही है ना? जी जनाब। ऊपर कुछ है ही नहीं, अलाउंसेस लिखा हुआ है बस।
ठीक है जनाब, ऊपर वाला लिख लिया था, जल्दी जल्दी करो। हटा दो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, इस कैटेगरी में आने वाले इसके और भाई बहन कौन कौन से हैं? अलाउंसेस। अगर तुम्हारे पेज में यहाँ पे जगह नहीं है तो इस पे गंद मत मचाना, अगले पेज पे लिख लेना। अलाउंसेस कवर्ड अंडर, दूसरा टॉपिक है इसी का। नहीं दीदी इसी का ही है, अबव कैटेगरी। ठीक है जी, कौन सी वाली? ये वाली। एक तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिफॉर्म अलाउंस। आपको समझ में आ गया क्यों मिलता है? कोई नहीं पूछेगा आपसे क्यों मिलता है, सब पूछेंगे इसकी टैक्सेबल ट्रीटमेंट बताओ। तो कोई ऐसा अलाउंस भी हो जिसका मतलब आपको ना पता हो, ऐसा होगा ही नहीं पहले तो, क्योंकि जिसका आपने नाम सुना हुआ होगा उन्हीं का आप ट्रीटमेंट फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में करेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं पूछेगा कि यूनिफॉर्म अलाउंस क्यों मिलता है, डेली अलाउंस क्यों मिलता है। डेली अलाउंस मिलता है हमारे वो जो पियोन कैटेगरी के बंदे होते हैं ना, पियोन कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं, वो यहां से वहां एक ब्रांच में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं ये लो भैया डेली अलाउंस 200 रुपए रोज के दे दिए, इसी में आपकी ट्रैवलिंग भी आ गई, इसी में आपका खाना पीना छोले भटूरे जो भी खाते हो आप वो आ गया। बात समझ में? अच्छा जी, तीसरा हमारे पास में है जी यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, और कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस की स्पेलिंग ही गलत कर दी मैंने। ठीक है जी, और हेल्पर अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस क्या होता है? नहीं, एकेडमिक अलाउंसेस होते हैं, सिर्फ पढ़ाई से ही जुड़ी हुई एकेडमी नहीं होती, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई भी होती हैं, और क्या नाम है, पढ़ने से जुड़ी हुई भी होती हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी एकेडमिक्स। ठीक है, उसके लिए मिलता है एकेडमिक अलाउंस। अच्छा, अगर एम्प्लॉई ये काम कर रहा है, ठीक है, जैसे एक बात बताऊं तुम्हारे को, कुछ तुमने सुना होगा ना अपना रेलवे की तरफ से या किसी डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है जी, याद रहेगा? ओके, हाँ बस इतना ही, बस तू इतना ही कर ले, उतना ही बहुत है। अभी 2 दिन बाद आकर के शक्ल दिखाएगी बना करके, सर मैं ये नहीं भूल गई, ये भूल गई, वो भूल गई।
अच्छा देखो जी, अगला देखो, स्पेशल अलाउंस के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास में, हमने क्या लिखा था जी, ऑफिशियल पर्सनल पर्पस। देखो ये कहां तक एग्जाम्प्ट होता है, अप टू नोटिफाइड लिमिट, यानी कि आपने कितना खर्च किया हमें कोई मतलब नहीं है, जो नोटिफाइड लिमिट दी हुई है वहीं तक एग्जाम्प्ट होगा। और आप लोगों को ना आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए स्पेंड अमाउंट भी दिया हुआ होगा बीच में, समझ रहे हो मेरी बात? ये कौन सी कैटेगरी के अलाउंसेस होंगे जिसमें कि स्पेंड अमाउंट का कोई रेलेवेंस नहीं है? पर्सनल वाले हैं, और नोटिफाइड अमाउंट ही इसका एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए वहां पे इसका स्पेंड अमाउंट भी दिया हुआ होगा और आप भावुक हो जाएंगे क्योंकि नोटिफाइड लिमिट आपको याद नहीं होगी और स्पेंड वहां गिवन होगा। समझ रहे हो क्या होने वाला है? तो बेटा ऐसा ही है मेरा टैक्स। अच्छा जी आ जाओ, डर जरूरी है, वैसे डर से आप पढ़ते भी हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आओ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी, जो हमने 6 लिखवाए थे, हाँ, इसी में आएगा ना, इससे बाहर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो ऑफिशियल है और इसके क्या अलावा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं, लोग सारे कवर कर दो, विश्वास रख, वही है सिर्फ नोटिफाइड लिमिट है इसकी, एग्जाम्प्ट, इधर देखना जरा, अप टू ₹100 पर मंथ फॉर पर मंथ पर चाइल्ड each up to 2 children only। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन बना देते हैं पकड़ के। देखो ये हमारे कृष्ण भाई साहब थे, अभी भी हैं नालायक, कृष्ण भाई साहब है, तो ये कहते हैं पागल मैं तो उसके बच्चे करवा रहा था और तू उसको ऐसे बोल रही है। देखो तो ना कृष्ण भाई साहब के ना बच्चे हैं, ठीक है, और मैं उनका एम्प्लॉयर हूं और मैं उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा हूं। मैंने कहा आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, मुझसे 500 रुपए पर मंथ ले जाओ। तो मैंने इनको 12 महीने तक दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपए, और इनके नंबर ऑफ बच्चे थे 6। सुनो सुनो, बेकार की बातें मत करो। ये 12 बच्चे नहीं है, 6 महीने नहीं है, 12 महीने और 6 बच्चे हैं। सुनो ज्यादा है कोई बात नहीं, अल्लाह की देन है। इधर सुनो, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये ना रिसीव हुआ उसको, ये रिसीव हुआ, और जैसा कि मैंने अभी बोला, अब बात को मजाक में मत उड़ाओ, इनको है ना स्पेंड अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्पेंड दिया हुआ है 400 रुपए पर मंथ इन्होंने खर्च किए हैं, कितने? 6 बच्चों के। बेटा आप फैन के पीछे लगे रहोगे क्या? मतलब ये खेलने की सामान है, मतलब वो ठीक है, वो इधर उधर तुम उससे खेलते रहोगे।
भगवान इतने बड़े हो गए हैं, बच्चे क्या करेंगे? तू छोड़ दो उसको, बंद क्यों करना है? मतलब मेरे को घुट दो। अच्छा तुम शांत रहो। देखो इधर देखो, हम यहाँ पे पंखे की ड्यूटी पे नहीं आए, हम यहाँ टैक्स पढ़ने आए। इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ना 400 रुपए 12 महीने तक 6 बच्चों के लिए रिसीव हुए, और देखो तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए स्पेंड अमाउंट दे दिया। लेकिन अगर तुम्हें ये याद ना रहे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ट्रीटमेंट कैसे होना है, ये स्पेशल कैटेगरी का अलाउंस है तो ठीक है, लेकिन कौन से वाला? पर्सनल वाला। बच्चे इसके पर्सनल नेचर के थे, है ना? तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी ये पर्सनल अलाउंस है, इसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, है ना? ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये स्पेंड वाले को तो पहले लगा देंगे अपने पास में क्रॉस, कि तुम झूठ मत बोलो हमसे, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ मत करो, हमारे को इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके आगे ना आप भी है ना बेटा, लिख करके इसको ऐसे क्रॉस लगाना। यही तरीका है याद करने का, चाहे गिवन दी हुई हो, गिवन हो चाहे इंफॉर्मेशन के, सर स्पेंड अमाउंट के साथ हम नहीं जाएंगे, एज इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके सर, सो दिस इंफॉर्मेशन इज टोटली इररेलेवेंट। नाउ अब हम कैसे दिखाएंगे इसको? अब हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऐसे दिखाएंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 500 into 6 into 12 months, जबकि एग्जाम्प्ट कितना होगा? 100 into 2 into 12। तो कितना अमाउंट आगे जल्दी बता दो। एग्जाम 2400 है, 36,000। आउटर कॉलम में कितना आया? 33,600। डन? बात समझ में आई? अच्छा अब जरा मेरे को बताना, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव किया गया है, इधर देखो ₹70 पर मंथ, यानी कि 12 महीने 3 बच्चों के लिए, तो बोलो एग्जाम्प्ट कितना होगा? 70 into 12 into 2 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? कि आप ऐसा मत कर लेना कहीं आपको कि 7 वो जो हमारे पास में है 70 में से 30 बचे हुए हैं, 30 दोनों में बचे हुए, वो दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 तक को ही देना। ठीक है जी। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हुआ है, इधर देखो और मेरे को बताओ कितना? 150 फॉर 1 चाइल्ड 12 महीनों तक, तो बताओ एग्जाम्प्ट कितना होगा? 150 नहीं हो सकता, 100 होगा। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 100 से ऊपर नहीं होगा, 2 बच्चों से ऊपर नहीं जाना एग्जम्पशन देते समय, बस याद रखो। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है। अच्छा अब इसको नोट कर लो तुम लोग सारा का सारा, ये लो फटाफट से। हाँ जी, अब ये जो इस कैटेगरी में आने वाले अलाउंसेज और उनकी लिमिट्स ये लिखी हैं आपके सामने। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा है सबसे पहले, ठीक है जी। हमने हाँ याद करना है दीदी, बिल्कुल याद करना है, ये याद करने हैं हमारे को, और लिमिट के साथ याद करने हैं। और लिमिट याद नहीं होगी ना तो उन्होंने स्पेंड अमाउंट तो पक्का दिया होगा तुम्हारे को, बस ऐसा ही है, गलत नहीं है, इसी के पैसे हैं। सर जो प्रैक्टिस में होता है वो तो देख के बता सकते हैं ना, हमको तो अच्छा मतलब आप तुम्हारे को ये असाइनमेंट दे रहे हैं, साथ में बुक ले जाना मेरी, नीचे मेरा नंबर भी दे आना। नालायक, ये नहीं कहते कि हाँ सर याद कर लेंगे हम। चुप, बिल्कुल चुप, बेकार की बातें नहीं करनी। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये अलाउंसेस याद हो जाएंगे। गलत करना सही करने की सबसे पहली सीढ़ी है। ये देखो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस
चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस किसके लिए तुम्हें पता है? हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, उनके बच्चों को। ये कहां तक एग्जम्प्ट होता है? 300 पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। हाँ, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 बच्चे, ठीक है जी। 300 रुपए मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ऊपर क्या था? 100 रुपए पर मंथ 2 बच्चों के लिए। अच्छा, भावुक मत होना कि सर सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 300 रुपए। अरे एग्जम्पशन दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एग्जम्पशन दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नहीं, ये तो चल रही है, ये देखो। हाँ जी, 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी। थर्ड है ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया अलाउंस, 200 रुपए पर मंथ तक होता है। ये कौन सा एरिया? ये कौन सा होता है इससे तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, यस सर, उनको मिलता है ये ट्राइबल एरिया अलाउंस। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को और एक अलाउंस मिलता है, क्या? पिछड़ी हुई जगह पे रहते नहीं है, पिछड़ी हुई जगह पे ड्यूटी करते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना जैसे हमारे पास में, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना जैसे हमारे, वो क्या नाम है, उनको मिलता है ये, ठीक है। अच्छा छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेने का है? सर नाम ऐसे लिखा है क्वेश्चन में। हाँ जी, ऐसे ही लिखा आएगा, और कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो कितना लिखा हुआ है, 3200 पर मंथ। 32 पॉइंट नहीं है वो, कॉमा है। 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड और हैंडीकैप एम्प्लॉय। ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप अपनी बातों में व्यस्त हैं? बाद में आप क्वेश्चन को गलत करेंगे और फिर मैं आपको जलील करूंगा। कृपया ध्यान से सुन लें। 3200 रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन किसके लिए? ब्लाइंड और हैंडीकैप पर्सन के लिए। और अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि ब्लाइंड और हैंडीकैप है, हम मान लेंगे क्या? नहीं। हम मानेंगे वो ठीक ठाक है, तो उस केस में क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा, नो एग्जम्पशन। क्यों? क्योंकि स्पेंड की कैटेगरी में ये आता नहीं है, ब्लाइंड और हैंडीकैप ये है नहीं, तो तीसरा क्या हुआ सर? टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो इस चीज को अगर लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे। फॉर अदर्स फुल्ली टैक्सेबल। और क्या लिखना है? तो मैंने किसके लिए, अभी तो मैं समझा रहा हूँ केवल। हाँ बुक में है, लिखना है, लिख के ही याद होगा। पता नहीं चलेगा कि क्या याद रखना है। देखो, अंडरग्राउंड अलाउंस कोल माइंस वगैरह में काम करने वाले एम्प्लॉइज को मिलता है, 800 पर मंथ तक एग्जम्प्ट है। और allowances granted to employee of transport system to meet personal expenditure during his duty provided he is not in the receipt of daily allowances। इसका मतलब क्या समझ में आया? सुनो पहले मुंडी ऊपर करके मेरी बात। कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले एम्प्लॉय होते हैं, ड्राइवर, जैसे ड्राइवर, टिकट चेकर, कंडक्टर्स, वो आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी ड्यूरिंग द रनिंग टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करते समय ये अलाउंसेस दिए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइडेड उनको डेली अलाउंस ना मिल रहा हो। खैर ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन बनाने वाला देखेगा ना कि डेली अलाउंस और क्या नाम है ये वाला अलाउंस जो है दोनों इकट्ठे ना मिल जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब मिलता है जब डेली अलाउंस नहीं मिल रहा होता। और किसको मिलता है? वो जो कि ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है? ध्यान से देखना, क्या लिखा है? 70% ऑफ और 10,000 विच एवर इज लेस। 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, ठीक है जी। एग्जांपल देता हूं, ये देखो भाई, मान लो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है किसी को, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है किसी को,
12,000 पर मंथ, तो रिसीव कितना हो गया सर? 12,000 इंटू 12, 1,44,000। और एग्जाम्प्ट कितना होगा? अब इसमें से दो जो छोटा होगा, 10,000 पर मंथ से कितना हो गया? 1,20,000। और 70% ऑफ 1,44,000 कितना होता है? 1,08,000। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला। तो एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा? 1,00,800। और आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। बात समझ में आई? तो दोनों में से 10,000 पर मंथ या फिर 70% ऑफ अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लेस, इसमें से जो भी छोटा होगा उतना अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक, ये देखो यही लिखा हुआ है। हिली एरिया अलाउंस, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस किस तरीके से होते हैं? हाँ, हिल कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? जैसे कभी कभी है ना, आर्म फोर्सेस को भी दिया जाता है और कभी कभी मीडिया वालों को भी दिया जाता है। मतलब मीडिया वाले तो हर जगह पहुंच जाते हैं ना, ठीक है जी, तो उनको ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट कितना है जी? 300 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब फटाफट से ना इनको फटाफट से लिख लो, ये सारे अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो लिख चुके हो ना? अगले से शुरू करो। हाँ, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा होगा, हाँ जी, तो उसके ये वाला एग्जाम ले लेंगे, और अगर ब्लाइंड हैंडीक्राफ्ट होगा तो वो एग्जाम ले लेंगे, ऐसा है ना क्या? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को आप गलत ले गए थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन में एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं है, सॉरी आप मेरे एम्प्लॉय हैं और मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैं आपको क्या दे रहा हूं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर चेक करेंगे आप ब्लाइंड और हैंडीकैप तो नहीं है, अगर हुए तो कितना लेंगे? 3,200 पर मंथ तक एग्जाम। अगर नहीं हुए तो हम क्या ले लेंगे जी? फुली टैक्सेबल। ये तो हुआ कौन? जो कि नॉन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कोई किसी भी तरीके का कोई भी अलाउंस देती है, मान लो डीटीसी का एक पर्सन है और डीटीसी के पर्सन को, टिकट चेकर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग द रनिंग टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हम इनको कुछ अलाउंस दे रहे हैं, मान लो किसी भी नाम से, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का एम्प्लॉई है, 500 रुपए दिए या 10,000 दिए या 12,000 दिए, तो वो एग्जम्प्ट कितना होगा? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और ₹10,000 विच एवर इज लेस। ये कहा मैंने, बात समझ में आई? तो आपको पहले कंसंट्रेट किस पे करना है? वेदर द कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग अलाउंसेस ए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी और ए नॉर्मल कंपनी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को गलत मत कर देना कहीं, तुम उसको ही ले लो पकड़ कर। जी जनाब, नोट कर लिया आप लोगों ने? कृपया जल्दी करें, और भी काम है दुनिया में। एग्जांपल का बताया आपने, ऐसे जो कराया था ना 12,000। हाँ, दिखाऊं दोबारा? सर आपने बोला रिपीट कर दो एक बार। हे प्रभु, इधर देखो, इधर देखो, लिखते लिखते सुना नहीं। फिर उसने बोला बहुत इम्पोर्टेंट। ये देखो, ऊपर देखो, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अच्छा चलो, मैं ना इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नाम ही नहीं देता, क्योंकि खाम में तुम परेशान करोगे मेरे को और खुद को भी। एक दे दिया हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस नाम, और एक दे दिया अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ठीक है, नहीं रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे खाम। बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मैं रिलायंस हूं और मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा हूं। अच्छा ये देखो, क्यों दे रहा हूं मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस नंबर 4 पे लिखा हुआ है, उसकी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा हूं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसमें 2 कैटेगरी के बंदे हैं, एक तो ब्लाइंड
या फिर हैंडीकैप, तो इसके लिए एग्जम्पशन है। ग्रीन झंडी, 3200 ये देखो ग्रीन भी कितना गंदा है, इस पे फ्लोरोसेंट वाला ग्रीन है, तो हाँ इसके लिए एग्जम्पशन है। कितना? 3200 पर मंथ। और अगर केस है अदर्स का, कोई ठीक ठाक बंदा है तुम्हारे और मेरे जैसा, तो क्या है जी? नो एग्जम्पशन, यानी कि फुल्ली टैक्सेबल। डन, ये हो गया। अच्छा, अलाउंस टू द एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, जैसे कि डीटीसी हो गई। अब डीटीसी ने अपने एम्प्लॉय को, ये रहे एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की निशानी क्या है? ये, ठीक है ना। इसको अब ये ना थक जाता था अपनी ड्यूटीज को, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो तुम और मैं कैसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ? आराम से बैठा हूँ, कहीं जा नहीं रहा। लेकिन वो बंदा बेचारा जो टिकट स्टाफ टिकट चेक कर रहा है या फिर कोई भी है, वो परेशान होता है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसी ड्यूटी के लिए हमने उसको क्या दे दिया जी? एक अलाउंस दे दिया, कोई भी अलाउंस दे दिया, किसी भी नाम से, वो कंपनी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा। तो हम क्या कहते हैं जी? जैसे मान लो कितना दिया गया है? 12,000 पर मंथ दिया हुआ है, ये रिसीव्ड है। तो बोलो एग्जाम्प्ट कितना होगा? एग्जाम्प्ट के लिए दो कैटेगरी है सर, 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अमाउंट रिसीव, दैट इज, अब ये 12,000 पर मंथ इंटू 12 हो गया ना, 1,44,000 हो गया। तो 70% 1,00,800। बताओ दोनों में से छोटा कौन सा है? नीचे वाला छोटा है, वो 1,20,000 आता है, ये 1,10,800 आता है, तो ये जीत जाएगा, इतने का एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1,00,800, और रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में टैक्सेबल हो जाएगा। आसान है। हाँ जी बेटा, हिल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है ऐसे लोगों को जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। अब हिल्स कोई अच्छे तो होते नहीं, मैं हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसको आप जाते हो घूमने के लिए, 2 दिन में नीचे उतर करके आ जाते हो, तो वो इंजॉयबल है। लेकिन जिसको अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म करनी है वहां पे, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको ऐसे अलाउंसेस देते हैं, और उसकी जो लिमिट है एग्जाम्प्ट होने की, वो कितनी है? 300 रुपए पर मंथ। ठीक है जी, कोई भी हो सकता है, श्योर नहीं। हो गया, ये हो गया। नहीं सर, जल्दी करो। सर हम फोन पर सुनो जी, आगे सुनो, हमारे पास आगे भी हैं अलाउंसेस फुली टैक्सेबल वाले। तो फुली टैक्सेबल के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं? आज देख लो। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस। अब डीए को ना 2 पार्ट्स में दिया जाता है। डेयरनेस अलाउंस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है हमारे पास में, एक तो फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और एक ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस वाला। ये दोनों के दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल। मतलब ध्यान से सुनो, डेयरनेस अलाउंस होता क्यों है पहले तो ये बता दूं मैं तुम्हारे को। इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर फाइट अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। वैसे इसका कोई रेलेवेंस नहीं है तुमसे कि क्यों दिया जाता है ये, लेकिन फिर भी सुन लो। मान लो किसी महीने महंगाई इतनी बढ़ गई कि तुम्हारी जो सैलरी थी वो उससे कम रह गई, तो तुम तो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओगे कि हमारी मांगे पूरी करो और ये काम सही नहीं हो रहा, हमारी सैलरी कम है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो मैं ना पहले से इस चीज की एज एन एम्प्लॉयर मैं ना तैयारी करके रखता हूँ कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो मैं तुम्हारे को ना डेयरनेस अलाउंस दे करके रखता हूँ पहले से ही एक्स्ट्रा में। तो ये डेयरनेस अलाउंस का ना, अब हम ये मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा है नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि डेयरनेस अलाउंस का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही थी और प्राइस तो कभी फ्लक्चुएट होते ही नहीं, और फ्लक्चुएट होते भी हैं तो ऊपर की तरफ नहीं जाते, ऐसा हम मान रहे हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं, कहते हैं सर मैं इस
डेयरनेस अलाउंस का पूरा क्या करूंगा, ये तो आपने एक्स्ट्रा में दिया है ना, तो आप इसका कुछ पोर्शन मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपए डेयरनेस अलाउंस दे रहा हूं, तो आप कहते हैं 3,000 आप मेरे को दे दीजिएगा ड्यूरिंग द मंथ, और 7,000 आप अपने पास ही रखते रहिए, और इसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मैं कंज्यूम कर लूंगा रिटायरमेंट के बाद। तो हमारे पास डेयरनेस अलाउंस चाहे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मिला हो, चाहे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रखा गया हो, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस एंड ऑल अलाउंसेस आर पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है ना, तो ड्यू कब हो चुका है ये, जब हमने इसको कमा लिया है, महीना खत्म हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, इसको एग्जम्पशन की लिमिट नहीं दी गई है। तो हम क्या कह रहे हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर डेयरनेस अलाउंस दिया होगा दो तरीके का, अगर उसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है या ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस पीरियड वाला है, कोई भी है, फुल्ली टैक्सेबल है। डीए देखो, फुल्ली टैक्सेबल बोलो, कोई देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। वो रिटायरमेंट बेनिफिट के पार्ट का कहां क्या करना है वो हम एचआरए में देखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस में देखेंगे। तो आपको डीए दिखाई देगा, आप उसके साथ क्या करने वाले हो, फुल्ली टैक्सेबल, आउटर कॉलम में पूरे का पूरा लिख देने वाले हो, कुछ सोचने का ही नहीं है। सर मंथली और लमसम दोनों दिए होगा उसमें? नहीं, वो मंथली ही होता है, अलाउंसेस मंथली ही होते हैं। ठीक है जी, ओके, पर एनम होगा तो पर एनम दिया हुआ होगा। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये पूरी लाइन, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नहीं दिया होगा तो हम मानेंगे रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस पीरियड ही मिल रहा है, और पूरा का पूरा वो फुल्ली टैक्सेबल वैसे भी होना वैसे भी होना। ठीक है, ओके, तो इससे कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को? अच्छा, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, कैश अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ओवरसीज यहाँ लिखा नहीं हुआ वैसे, सर्वेंट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, फैमिली अलाउंसेस एक्सेट्रा। मैं तुम्हें याद करवा दूं जो तुमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़े मेरे साथ, स्पेशल अलाउंसेस के ऑफिशियल वाले और पर्सनल वाले, उनके अलावा जितने भी नाम सुनोगे वो सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है, वो सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे मैं एक अलाउंस का नाम दे देता हूं, पेन अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस, सुना तुमने कैटेगरी 1 में और 2 में, फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ एचआरए को अलग कर देंगे, बाकी सारे के सारे अलाउंसेस जो हमने कैटेगरी 1 और 2 में नहीं देखे ना स्पेशल अलाउंसेस के अंदर, वो सारे कहां जाते हैं, फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक कैटेगरी और बनाओ उसकी, एक सींग और बनाओ और वहां लिखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, यहाँ पे चाहे नीचे ही लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, कैसे भी लिख लो, नीचे लिख लो, वहां पेज गंदा गंदा हो जाएगा तुम्हारा, इधर लिखने की बजाय, मतलब वरना ऑक्टोपस बन जाएगा ना ये ऊपर की तरफ। कितने परेशान लग रहे हैं बेचारे कि हे भगवान इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। अकाउंट्स में कितना मजा आता है ना, एक क्वेश्चन करते हैं सर, उसमें भी नहीं आता तुम्हारे को मजा, एक क्वेश्चन करते हैं उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन होता है, हम पीछे वाला क्वेश्चन देख करके अगले वाला बना लेते हैं और कहते हैं हमें तो आ गया। चलो, यहाँ तो वेरिएशन बहुत है, यहाँ तो वेरिएशन बहुत है। अच्छा देखो, तो फुल्ली टैक्सेबल आप एक कैटेगरी बना, मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखा ही ऑलरेडी, लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखोगे यहाँ से, लिखो जी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। हाँ सारे लिखने हैं, तो तुम इनके नाम लिख लिख के छोड़ दो बस, किस लिए मिलते हैं उसका कोई लेना देना नहीं तुम्हारे को। अच्छा सर, ये सारे अदर अलाउंसेस आते हैं ना? हाँ, तो सर जो नहीं लिखे वो बाकी सारे हैं फुल्ली टैक्सेबल। लिख लेना, तुम ना मेरे से पेन का रिफिल मुझसे ले लेना, लेकिन लिख लो। कैसे कैसे बच्चे हैं भगवान, कौन से पाप कर्मों की सजा है मेरी ये। हाँ जी, अब जरा ये देखना, सर्टेन पर्सन्स को, इन पर्सन्स को याद रखना, इन पर्सन्स को अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। अब जरा इसको ध्यान से एक एक करके पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है और लिखवाऊंगा अभी भी तुमसे।
हाँ फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेस टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। बात समझ में आई? फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे, तो उनको अगर फॉरेन में अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, फॉरेन में, यहाँ पे नहीं। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गवर्नमेंट का काम करते हैं बाहर जाकर, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, डेलीगेट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बाहर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर इनको कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं सर? एग्जाम्प्ट होते हैं। अच्छा जी, ट्रैवलिंग अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी ये जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनको क्या नाम है जो होती है, वो अलाउंसेस फ्री होते हैं, ठीक है। ओके, याद रहेगा। और मेरी एक बात मानो, ये सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दो, ठीक है। ये जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट होते हैं। हाँ मिलते हैं, अंदर सारे एग्जाम्प्ट होते हैं। हाँ जनरली यही दिखाई देते हैं उसके अंदर, और कोई दिखाई नहीं देते। अच्छा, फोर्थ, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। उनके एम्प्लॉयज को अगर कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो क्या हो जाती हैं सर? वो अपने पास में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो इनको याद रखना सर, आप जो लिखा है उतना लिख लो, कहाँ से आ गया का बखिया मत उधेड़ो। हमें ग्रेचुटी भी सीखनी है, हमें प्रोविडेंट फंड भी सीखने हैं, हमें इसको नहीं पता करना। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिखाई दे तो आप इसको एग्जाम्प्ट कर देना, दैट्स इट। ज्यादा सोचो मत उसके बारे में कि किस वजह से मिलती है, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों दिया जाएगा। क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया तो उसका ट्रीटमेंट करो, दैट्स इट। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ जी आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में हाउस रेंट अलाउंस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस ये क्या होता है? देखो जी, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? ये जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये बच्चे मेरे एम्प्लॉय थे, और जो पीछे बैठे हुए तुम लोग भी एम्प्लॉय थे। हाँ मतलब हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ना अब क्या हो रहा है, ये जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये तो दिल्ली के ही हैं, और जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं ये बच्चे बाहर से आए हुए हैं मान लो। तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर, वो पीछे वाले, सर आप जितने भी हमें सैलरी देते हैं वो तो हमारी रेंट में चली जाती है, और हम इस सैलरी पे काम तो नहीं कर सकते, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जबकि दिल्ली वाले उसी सैलरी पे खुश हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अपने घरों में रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा टेंशन मत लो, पीछे वालों को मैंने कहा जो बाहर से आए हुए हैं, मैंने कहा एक काम करो, तुम ना मुझसे हाउस रेंट अलाउंस ले लो। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है कि आप ना रेंटल प्रॉपर्टी ले लो, रेंट पे करो, और उसके लिए रेंट आप मुझसे ले लो। कहते हैं ठीक है सर, ये तो बढ़िया है। इसका मतलब जो सैलरी इनको आज तक मिल रही थी उसके अलावा इनको हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, तो इनकी रेंटल प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब थोड़े दिनों बाद ना ये जो आगे वाले बच्चे थे ना, ये डंडा लाठी लेकर के मेरे कैबिन में घुस गए। कहते हैं ये क्या बात, उनको हाउस रेंट अलाउंस क्यों दे रहे? मैंने कहा भैया उनके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, रेंटल हाउस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे, मैं एक अच्छा इंसान हूं इसलिए मैंने हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं आप सेम पोस्ट के ऊपर एक दूसरे पर्सन को ज्यादा सैलरी कैसे दे सकते हो? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो मैंने इनको भी हाउस रेंट अलाउंस दे दिया। मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो दोनों टाइप्स के एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, मिलता है। जो एम्प्लॉय अपने घर में रहता है या जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में रहता है। तो दो पॉइंट आ गए साथ में,
कि हाउस रेंट अलाउंस टू एम्प्लॉय रिसाइड्स इन ओन हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरा हु रिसाइड्स एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिसाइड्स इन रेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या आप मेरी बात को मानते हैं कि भाई जिसने जो पर्सन अपने घर में रहता था उसने पूरा का पूरा HRA बचा लिया, पैसे बच गए ना उसके, रेंट तो उसने दिया नहीं, तो अब ये क्या हो जाएगा सर, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? याद रहेगा कि अगर मैं आपको HRA दे रहा हूं और आप अपने घर में रह रहे हैं तो HRA फुल्ली टैक्सेबल है, यानी कि आंख बंद करनी है, आउटर कॉलम में पूरा का पूरा अमाउंट लिख देना। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी। टू एम्प्लॉइज, अब हु रिसाइड इन रेंटल हाउस प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं लीस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 शैल बी एग्जम्प्ट। फॉलोइंग 3 शैल एग्जम्प्ट। क्या है ये 3? नंबर 1 है जी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज HRA। ठीक है जी। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आओ पता कर लें सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब है जी, सैलरी मीन्स BCD, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, लेकिन कौन से वाला? सिर्फ रिटायरमेंट वाला पोर्शन, पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। सो इन तीनों का एडिशन और उसका 10% ऑफ सैलरी को हमें कहां से माइनस कर देना है? रेंट पेड में से। तो हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी। थर्ड 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। सर ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लगा? अगर आप रहते हैं जहां पे आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई है, 4 मेट्रो सिटीज है ना हमारी। एक बच्चा कहता है मेट्रो तो जयपुर में भी चलती है। तो मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है? जहां पे मेट्रो चलती है, ऐसा वो समझता था। फिर उसको प्यार से समझाया गया, नहीं बेटा, महानगर को मेट्रो सिटीज कहते हैं और अपने यहाँ पे 4 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। देखा मैंने, देखो कोने कोने में छिपे बैठे कह रही मेट्रो जहाँ चलती है, मैं भी यही सोच रही थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और ये अदर सिटीज में ध्यान रखो। इधर ध्यान रखो। अगर मैं कहता हूं कि मिस्टर एक्स को हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है गाजियाबाद में रहने के लिए, नोएडा में रहने के लिए, गुड़गांव में रहने के लिए, कहाँ क्या क्या लोगे? 50 या 40? 40 या 50? 40 क्यों लोगे? एनसीआर नहीं पता तुम्हारे को? अपने यहाँ एनसीआर का कोई कंसेप्ट नहीं है। बात समझ में आई? दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर नहीं, टैक्स के अंदर एनसीआर का कोई कंसेप्ट नहीं है। नोएडा बोला तो यूपी, गुड़गांव बोला तो हरियाणा,
गाजियाबाद बोला तो यूपी, फरीदाबाद बोला तो हरियाणा, ब्ला ब्ला ब्ला। दिल्ली है तो जनकपुरी, जनकपुरी है तो दिल्ली। समझ में आई? मतलब बात समझ में आई? ठीक है, तो 50 या 40 जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा, और इन तीनों में से जो सबसे छोटा आएगा वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। किसमें से? जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसमें से, और उसके बाद आउटर कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। आओ ऐसी शक्लें मत बनाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। आओ जी, इधर सुनो। क्वेश्चन लिखेंगे, मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹20,000 पर मंथ। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, आउट ऑफ विच 60% forms the part of retirement benefit। ठीक है जी, आगे लिखो। he received commission on sales at the rate 10% पर एनम, और यहां पे लिख देना सेल्स कितने की थी, टर्नओवर कितने की थी, 50 lakhs की थी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, आगे लिखो। एंड कमीशन ऑन प्रोडक्शन ₹10,000 per month। bonus receivable was $40,000। अभी मैंने बाकी अलाउंसेस नहीं डाले हैं, केवल HRE डाल रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर due to transfer in Mumbai, he received house rent allowance ₹20,000 per month from 1st July 2022। Before that he was residing in his own house। Rent paid was
₹18,000 in Mumbai. Compute income from salary. एक अगस्त से उसने 18,000 रुपए देना चाह रहे थे मुंबई के अंदर रेंट उसने 1 अगस्त से नहीं, 1 जुलाई से। हाँ, यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि मैंने इसको रिटायर नहीं करवाया, पेंशन नहीं दिलवा दी। आप मेरे निशाने पे हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो और बढ़ा सकता हूं, समझ रहे हैं? आइए फिर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ये सिर्फ HRA के लिए है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो। ठीक है जी? जी जनाब, सबसे पहले क्या दे दूं? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। जी जनाब, कितनी थी उसकी? 20,000 पर मंथ, 2,40,000। सरकार DA कितना था उसका? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। वृंदा जी क्या करेंगे इसका? बेसिक सैलरी का 20% है और 60% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, पूरा टैक्सेबल है, हमें कुछ नहीं देखना। कितना हो गया वो जल्दी बता दो? 48,000। अच्छा जी, नंबर 3 कमीशन। जी जनाब, फिक्स्ड कमीशन था ऑन सेल्स। सेल्स कितनी की थी? 50 लाख की थी और 10% था 5 लाख रुपए। बताओ, बेसिक सैलरी से ज्यादा तो ये कमीशन ही कमा गया। भावुक हो जाता हूं मैं कभी कभी क्वेश्चन बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। ऑन प्रोडक्शन कितना था जी? 10,000 पर मंथ था, इंटू 12, 1,20,000। अब सर हमारे पास में क्या है? HRA। अब जरा अपने पेन को इस तरीके से कैप लगा दो। अच्छा, मैडम कह रही हैं बोनस भी लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बोनस। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बोनस लिखिए आप और ये लिखिए नॉट एप्लीकेबल, एज नॉट रिसीव्ड, कि कोई ये ना सोचे कि सर लिखना भूल गए। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अच्छा, बोनस के बाद में HRA था। बोनस रिसीव नहीं किया था, इस वजह से नहीं लेंगे हम, रिसीवेबल है वो। अच्छा, HRA कब से कब तक? अब बिल्कुल कैप लगा दो अपने पेन की और ऊपर देखो। HRA 1/4 से मिला है 30 जून तक, जब वो अपने घर में रहता था, तो फुल्ली टैक्सेबल है। कितना HRA मिला था सर? 20,000 इंटू कितने महीने हैं ये? 6 महीने है। दुष्ट प्राणी, टॉस कर लो तुम, कभी 6, कभी 2, कभी 3। अपना ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में मत रहा करो, अप्रैल फूल डे के चक्कर में रहा करो। और 1 जुलाई का शुभ दिन तो तुम्हें याद ही है, GST तो ठीक है, CA डे होता है। अच्छा खैर, इधर देखो, 60,000 हो गया। और HRA, रोशनी दीदी मत लिखो, इधर समझ लो बेटा। 1 जुलाई से कब तक? 31 मार्च तक, 9 मंथ्स का HRA रिसीव हुआ है। कितना? 20,000 इंटू 9, 1,80,000। अब देखिएगा,
हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। ठीक कह रहा हूं ना? अच्छा जी, और अपने को क्या चाहिए होगी निकालते समय? ये सैलरी भी चाहिए होगी। सैलरी फॉर कंप्यूटिंग एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। अब एक मैं आपको बात बताऊं, ध्यान रखना हमेशा, ये सैलरी भी उन्हीं महीनों की होनी चाहिए जिन महीनों को आप सैलरी का, आप HRA का एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाल रहे हैं। यानी कि ये सैलरी भी जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक की ही देखनी है, उसी विशिष्ट टाइम पीरियड की, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? आओ जी, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लीस्ट ऑफ 3 शैल बी एग्जाम। लीस्ट ऑफ 3 शैल एग्जाम। जी जनाब, मेरे को रूल बताइए, मैं रूल भूल गया। नंबर 1 क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक बार चलो सारे बता दो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज HRA कितना है? 1,80,000 है ना, जुलाई से लेकर के मार्च तक। दीदी ये देखो, स्टार्टिंग से चाहे मिल रहा है, लेकिन ऊपर 3 महीने का तो हम पहले ही फुल्ली टैक्सेबल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 9 महीने का ही करना है ना हमें, तो वो 1,80 ही मिला होगा। अच्छा, नंबर 2, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। अब हमें सैलरी की जरूरत पड़ेगी। जी जनाब, और सैलरी का मतलब क्या है सर? नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 DA रिटायरमेंट, और नंबर 3 फिक्स कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 इंटू 9। गलती से भी 12 कर दिया ना तो काम खराब हो जाएगा। ये कितना हो गया? 1,80,000। DA कितना है जी? 1,80,000 का 20% का 60%। समझ में आ रही है? देखो ना, एक सेकेंड है, मैं बताता हूं ना, इधर देखो। बेसिक सैलरी है हमारे पास में, बेसिक सैलरी कितनी है? 1,80,000 है ना। अब 1,80,000 का 20% है DA, और फिर सिर्फ रिटायरमेंट वाला लेना है तो उसका 60% है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये कितना आ गया बताओ? 216,000। ठीक है जी, सिर्फ रिटायरमेंट का लेना बेटा। ठीक है, और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स कितना था सर? इधर देखो, 50 lakhs का 10%, और कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 9/12, 3,75,000। अच्छा जी, टोटल कितना हो गया ये सैलरी? कितना? 5,57,600। ठीक है जी। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने पास में। रेंट पेड कितना था? 18,000 इंटू 9, 1,62,000। और उसमें से सैलरी कितनी है? कितना था? 10%। 5,77,600। 60, ये 10% आ गया।
सैलरी का, तो ये माइनस किया तो कितना आ गया? 1,04,240। कोई शक? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में कोलकाता, तो मैंने बोला ही नहीं, मुंबई बोला था। मुंबई, ठीक है जी। 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी कितना होगा बता दो? 1,888,000। अब सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा तुम्हें? सर ये वाला, सेकंड वाला है ना, तो इतना एग्जाम्प्ट कर देंगे। एक बार ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सर इसका बताना सर, दोबारा बता दें। 186,660 सर, ये डीएनएस अलाउंस बता दें। एक मिनट ठहर जाओ, पहले ये देखो कि कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। गलत है, 576,600 नहीं आ रहा। नहीं सर, 57660 आ रहा है। मैंने गलती नहीं की, जो तुमने लिखवाया मैंने वो लिखा है। क्या करूं? 57660, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 104,340। अभी 288,300 हाँ, 288,300 50% डिस्काउंट। 288, हाँ 300। तो सबसे छोटा अभी भी वही, वही है। ठीक है जी। यस सर। अब ऊपर जाएंगे और माइनस कर देंगे। एग्जाम्प्ट जो हमने निकाला है, कितना निकाला था? 104,340। और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 75,660। और ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। जी जनाब, बोलिए क्या कह रहे थे आप? सर ये 180 क्यों लिया? 180 क्यों लिया? बेसिक सैलरी में नहीं, इसमें ये दिया है ना डियरनेस अलाउंस में। डियरनेस अलाउंस किसके ऊपर बेस्ड था? बेसिक सैलरी पे। चेक करो। नहीं कैसे? 20% है। अच्छा हाँ, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी कितनी है? 1,80,000। बेसिक सैलरी 1,80,000 है कि नहीं है? देखो चेक करो, सर आपके सामने लिखी है, देखो बेसिक सैलरी। वो देखो, वो बेसिक सैलरी, ठीक है ना। और सर ये जो ऊपर लिया, एक मिनट, वो बेसिक सैलरी समझ में आ गई। उसके ऊपर डीए 20% है और उसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ये 20% क्यों लगा है? 60% है ना। आप चेक करो अपने क्वेश्चन के अंदर, बेसिक सैलरी का 20% डीए है और उस डीए का 60% रिटायरमेंट बेनिफिट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ये का 60% जा रहा है उसमें क्या है? हाँ जी, डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट। थोड़ा और लेफ्ट छोटा कर दो, छोटा ही करना। छोटा कर दूं इसको, फॉन्ट को। दिख रहा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, इसको आपने भी किया और मैंने भी किया, ठीक है ना। आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो। यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर दिया हुआ बेटा, लास्ट पॉइंट के अंदर, वहां पे स्पेंड अमाउंट नहीं दिया हुआ ना, तो स्पेंड नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेंगे कि कुछ भी स्पेंड नहीं किया। हाँ, वो मैंने लिखवाया था तुम्हारे को,
तो अगर कुछ भी स्पेंड नहीं किया गया तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और क्वेश्चन को देख लो एक बार फिर से, 10,000 पर मंथ उसकी बेसिक सैलरी थी, तो मैंने 10,000 इंटू 7 70,000 रुपए टैक्सेबल कर दिया। और डीए था 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 7, क्यों 7 महीने किया? क्योंकि 31 अक्टूबर को वो रिटायर हो गया। 31 अक्टूबर को रिटायर हो गया, तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 7 महीने बनते हैं। उसके बाद में पेंशन मिली है उसको 3,000 रुपए पर मंथ। ओके जी, एचआरए रिसीव तो हुआ उसको, लेकिन वो अपने घर में ही रहता है, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4,000 इंटू 7 महीने पूरा टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस थर्ड कैटेगरी में आता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने दिए हैं, कितने किए हैं, ये इररेलेवेंट है ना। तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा सर? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 250 रुपए दिया गया पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन ईच, ठीक है ना। तो 250 इंटू 7 महीने इंटू 3 बच्चे, जबकि एग्जाम्प्ट कितना होगा? एग्जाम्प्ट होगा 100 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। आउटर कॉलम में जो आएगा वो लिख लीजिएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 250 पर मंथ एक बच्चे के लिए मिला था, तो 250 इंटू 7 इंटू 1, और एग्जाम्प्ट कितना होगा? 300 तक होता है, लेकिन 300 मिला ही नहीं है, तो एग्जाम्प्ट कैसे हो सकता है? तो 250 का 250 ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आउटर कॉलम में नील आ जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन से फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन से फर्क पड़ता है तब जब 2 से ज्यादा हो, ठीक है जी, मैक्सिमम 2 तक ही है। ट्रैवलिंग अलाउंस फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और वहां पे लिखा हुआ है स्पेंड अमाउंट कितना है? 60% है, तो 1,000 मिला और 600 खर्च हो गया, तो 400 रुपए 7 महीने तक वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलो किसके लिए एग्जम्प्ट होता है? जो फिजिकली चैलेंज्ड होता है या फिर ब्लाइंड होता है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है हमसे, ये तो सिर्फ बहकाना चाहता है हमारे को क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? 900 इंटू 7 फुली टैक्सेबल, क्योंकि वहां लिखा नहीं है फिजिकली चैलेंज्ड या ब्लाइंड है। यूनिफॉर्म अलाउंस मैंने आपको भी डिस्कस कर दिया कि यूनिफॉर्म अलाउंस हमारे 1,000 रुपए हैं, लेकिन हमें स्पेंड अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो 7,000 का 7,000 फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अब वो 3,000 रुपए पेंशन भी रिसीव कर रहा था रिटायरमेंट के बाद, तो 5 महीने के लिए, अक्टूबर के बाद 5 महीने के लिए, 31 अक्टूबर के बाद में 5 महीने के लिए 31 मार्च तक उसने क्या किया होगा? पेंशन रिसीव किया होगा, जो कि फुली टैक्सेबल है, क्योंकि ये अनकम्यूटेड है, कम्यूटेड तो है ही नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्योंकि इसके अंदर ना तो कम्यूटेड पेंशन डाली हुई है और ना ही हमने एचआरए का, जो अपने घर में नहीं रहता, वो वाला पॉइंट भी नहीं डाला हुआ। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो ये आप इसको जो है वो आपने किया और अपना आंसर भी मैच कर लिया आप लोगों ने, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।